नमस्कार, मैं संजीव चंदन त्रिकाल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर है और नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, तो उस बैठक में शामिल होने की चर्चा है। और एक चर्चा और भी है कि वो एनडीए की बैठक भी वहां होगी। चुनावी समय है, लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे मन में रहता है। कांग्रेस ने उस पर वीडियो भी जारी किया है, हम सब के मन में रहता है, अमन जी के भी मन में। हम लोग जब आपस में बातचीत करते हैं कभी, कि भाई भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, आपके ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री पे दाग नहीं लग रहा है, चीफ मिनिस्टर बेदाग है, सुशासन बाबू की छवि पे थोड़ा सा भी टेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? और उल्टा बीजेपी और जदयू प्रयास कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी और राबड़ी जी के दौर को लेकर उस छवि के खिलाफ चुनाव लड़ा जाए, कथित कोट एंड कोट जंगल राज के खिलाफ। तो कांग्रेस ने इसी बीच एक वीडियो जारी किया है और पटना के आपराधिक घटनाओं को एक के ऊपर और कुछ सवाल छोड़े हैं बिहार कांग्रेस ने। हम उस वीडियो को देखते हैं और उससे आगे फिर बातचीत करेंगे। बातचीत दोनों ही बिंदुओं पर होगा, एक तो बढ़ते हुए अपराध को लेकर, दूसरा कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब अफसरों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, अफसरों से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। संजीव हंस की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन बिहार इकलौता राज्य है जहां, मतलब जहां भी बीजेपी के साथ हर राज्य में ऐसा ही होता है, जहां बीजेपी की सरकार हो, यदि कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें हुई भी तो मंत्री और चीफ मिनिस्टर बेदाग होते हैं। यही बात यदि झारखंड में आपने देखा हेमंत सोरेन के साथ क्या व्यवहार हुआ, या अरविंद केजरीवाल के मसले पे हमने देखा, उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात ये रहेगी कि आखिर विपक्ष भी इसको मुद्दा बनाने में कहां फेल हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये जो वीडियो जारी हुआ है नहीं जाता जब प्रदेश में लूट, डकैती, रेप और हत्या जैसी वारदात सामने न आती हो। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अकेले राजधानी पटना में बीते 21 दिन में 35 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 27 मर्डर की है। मई महीने में अभी तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब अपराधियों ने हत्या और मारपीट की घटना को अंजाम न दिया हो। कई दिन तो एक साथ 5-5 हत्या के मामले सामने आए। 3 मई को पटना में हत्या के 3 मामले सामने आए। 9 मई को राजधानी में ही 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 13 मई को पटना में ही हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, अपराध के मामले में पूरे बिहार का यही हाल है। अपराध की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं और अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। साफ है, बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार से बिहार संभल रहा है और अपराधी उनकी नाक के नीचे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिहार अब इस जंगल राज से छुटकारा चाहता है, इसलिए आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को सत्ता से हटाकर ही मानेगी। तो ये है हेमंत सर, ये है कि बिहार कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के द्वारा यह जारी वीडियो है, कांग्रेस के द्वारा जारी ये रील है, तो ये कह रही है कि बिहार अब इस जंगल राज से मुक्ति चाहती है। सबसे पहले इस वीडियो पर कांग्रेस के प्रयासों पर एक टिप्पणी करिए, जो उससे कितना महागठबंधन जंगल राज की छवि को बना पाने में सफल है या सफल हो पा रहा है। क्योंकि जो जेडीयू और बीजेपी है वो जंगल राज के आधार पे ही आरजेडी पर हमला करे, उसने भी वीडियो जारी किया। हेमंत सर, धन्यवाद। ये बिहार में आप देखेंगे कि लंबे समय से बीजेपी और जेडीयू राज में है, लेकिन उनका राजकाज होने के बावजूद उनके पास जो मेन नैरेटिव जो विपक्ष के खिलाफ है, जो विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ जो है वो क्या है, जंगल राज का नैरेटिव है।
तो ये अपने आप में एक निगेटिव नैरेटिव है, और इसका मतलब ये है कि आपके पास विपक्ष का, और खास करके जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, जो नीतीश जी के साथ दो बार 15 से 17 तक, और उसके बाद 2022 से लगभग 17 महीने आगे तक सरकार में रही है, तो उनको लेकर के आप एक जंगल राज का नैरेटिव बनाते हैं, और उसमें तरह तरह की कहानियां उसमें बताई जाती हैं। एक तो ये जो है जंगल राज का नैरेटिव जो बनाया गया था लालू यादव के खिलाफ और उनके राजकाज के खिलाफ, वो एक तरह से जो अपर कास्ट का जो इंटेलिजेंसिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मीडिया है, जो जुडिशियरी है, उसकी मिली भगत का ये एक तरह से प्रपंच था जिसने ये नैरेटिव सेट किया। क्योंकि वो जिस काम के लिए ये लालू यादव को दोषी माना गया, उनको सजा हुई, उसको अगर उलट करके देखेंगे तो आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है नीतीश जी की सरकार में, जैसे अभी जो एक बड़ा खुलासा हुआ ऋषि कुमार को लेकर के कि वो टेंडर मैनेज करते थे और वो अधिकारियों का और नेताओं का पैसा विदेश में निवेश कर रहे थे। उनके कनेक्शन संजीव हंस से जोड़े गए, जो संजीव हंस अभी जेल में हैं, और वो सीनियर आईएएस थे जब वो पकड़े गए। एसीएस के लेवल के वो अफसर थे, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी, और वहाँ पूरा जो चार्जेज है उसमें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, इसमें रोड कंस्ट्रक्शन है, जो मेजर जो जिन विभागों का बजट होता है उसमें अब सवाल उठता है कि इन विभागों में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा था, लेकिन आज तक सिर्फ जो ये वाइट कॉलर लोग हैं उन पर तो कार्रवाई होती हुई दिखी, लेकिन उनके पीछे जो उनके साथ बिल्कुल, क्योंकि जो सचिवालय के स्तर पर जो कुछ भी होता है, जो सेक्रेटरी लेवल के अफसर पर जो कुछ होता है, उसमें जो मंत्री होते हैं उनकी भूमिका बहुत ही बारीक होती है, और उस भूमिका को बिल्कुल उस पर पर्दा डाल देना, उसको निगेट कर देना अपने आप में संदेह पैदा करता है। तो इस राजकाज में अब सृजन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, नीतीश जी की कोई जिम्मेवारी उसमें तय नहीं हुई। लालू जी की जिम्मेवारी इसलिए तय हुई कि लालू जी वित्त विभाग भी उनके पास में था, तो लालू जी के खिलाफ कोई पैसा का लेन देन का तो कोई चार्ज साबित नहीं हुआ चारा घोटाले में। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला प्रूव नहीं हुआ, वो मामला खारिज हो गया, तो इसके बावजूद उनको सजा दी गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इन मामलों में किसी भी सुशील मोदी वित्त मंत्री थे उस वक्त सृजन घोटाले के समय। तो अब बताइए कि उन घोटालों में न तो सुशील मोदी की जिम्मेवारी तय हुई, न नीतीश जी की जिम्मेवारी तय हुई। अभी जो कुछ हो रहा है उसमें न विजय चौधरी की जिम्मेवारी तय हुई, न संजय झा की जिम्मेवारी तय हुई, न ललन सिंह की जिम्मेवारी तय हुई, न नीतीश जी की जिम्मेवारी तय हुई। तो ये किस तरह का न्याय है, ये किस तरह की जांच है? ये मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो कुछ अभी दिख रहा है उसमें साफ साफ दिखता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशियरी है, वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज है, और उसके कॉम्प्रोमाइज होने का उसके पीछे एक बड़ा जो अपर कास्ट कनेक्शन जो है वो भी है। उसमें जो एक तरह से जो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है उसकी तरफ जो झुका हुआ जो पूरा सत्ता प्रतिष्ठान है वो है। उस सब मिला करके इस तरह के अपराध और इस तरह की आर्थिक घोटालों के को एक प्रश्रय भी देते हैं और उसको बचाते भी हैं। उसमें उसको एक तरह से उसमें जो लोग फंसते हुए दिखते हैं उनका संरक्षण भी किया जाता है, अन्यथा इन जांच होती है। आप बताइए कि इस मामले में, जिस मामले में संजीव हंस जेल में है, उस मामले में जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, विजय चौधरी, संजय झा और ललन सिंह, क्योंकि ये बारी बारी से इन विभागों के में रहे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी अभी तक क्यों नहीं तय हुई? जबकि जो ईडी का ये ईडी ने जितने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए थे सरकार को और जो नोट शीट भेजा था, उसमें साफ साफ है कि इसमें कई नेताओं की भूमिका है और कई और अफसरों की भूमिका है, और इन लोगों ने निवेश किया है बाहर, इनका पैसा ऋषि कुमार के जरिए साइफन हुआ है, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये सारा मामला है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दीपक कुमार का जो मामला आया, उनकी बेटी का जो मामला आया, जिसमें आनंद किशोर का भी जिक्र आया, और आनंद किशोर को आनंद फानंद में लाया गया था वित्त विभाग में। एक अफसर आए थे और मुश्किल से 1 सप्ताह के भीतर उनका तबादला करके और आनंद किशोर को ले आया गया था वित्त विभाग का प्रधान सचिव बना करके। अब सवाल ये उठता है कि जब उनकी बेटी का मामला आया तो उस मामले में आज तक क्या हुआ, क्योंकि उसमें तो सीधा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला है, और दूसरे की आप एक अपर लेवल के ब्यूरोक्रेसी से और इसको पूरा संरक्षण देने का है कि कैसे उनकी बेटी को वहाँ एक तरह से मौका दिया गया सरकार में घुसने का, सरकार के कामकाज में दखल देने का, और उसके बाद बड़ी राशि 25 करोड़ की राशि उनकी कंपनी को बिहार में काम करने के लिए। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी, ये आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने उठाया, जगदानंद सिंह के बेटे ने, और फिर वो गायब ही हो गया। बहुत ज्यादा इस पर फिर चर्चा नहीं चली। आश्चर्य की बात यह है कि इस पर ये मामला उठाने के बावजूद विपक्ष ने या सुधाकर सिंह की पार्टी ने इसको कोई मुद्दा बनाया ही नहीं, बल्कि उस समय तो हाउस चल रहा था, उसमें विधानसभा की बैठक चल रही थी, विधानमंडल उसमें ये सेशन में था, तो क्यों नहीं उस समय मामला ये उठा था, क्यों नहीं इसको उठाया गया था? तो इससे तो संदेह पैदा होता है कि आरजेडी अफसरों से लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि देखिए सुशील मोदी की ताकत ये थी कि वो रोज लालू जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और मुद्दे को सेंटर में लेके आते थे। तो ये सवाल तो बनेगा ना कि बीजेपी, जो गैर बीजेपी और एनडीए विरोधी लोग हैं, वो इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाते, क्राइम वाले पे फिर आते हैं। जी देखिए, ये वही तो सवाल है कि आप इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते, किस वजह, क्या वजह है कि इसको मुद्दा नहीं बना पाते हैं, और क्या इस पर आप होमवर्क नहीं करते हैं, क्या इन चीज़ों को लेकर के कोई आगे जाने की कोई प्लानिंग नहीं होती है? अब वही बात रुकती नहीं है। अब बताइए कि जो AK सिंघल नहीं, SK सिंघल, संजीव कुमार सिंघल, जो DGP थे बिहार के, सिपाही भर्ती घोटाले में उनके खिलाफ सारे सबूत आए। उन पर सीधा आरोप है कि उन्होंने जिस कंपनी को प्रश्न पत्र छापने की जिम्मेवारी दी, वो कंपनी पहले ही उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड थी, और उस कंपनी के लोगों के साथ मिली भगत करके ये जो पेपर लीक वाला जो गिरोह है उसने पूरा काम किया। लेकिन उनको SK सिंघल के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बड़े पुलिस ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले में SK सिंघल को सीधा जेल जाना चाहिए था, कोई बचाव का रास्ता नहीं था उनका। उसके बावजूद उनको सरकार ने क्या किया कि जो भर्ती बोर्ड से उनको हटा करके और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सुरक्षा सलाहकार का पद दे दिया, जबकि सुरक्षा सलाहकार का पद जो होता है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में, वो SP लेवल का पद होता है। तो एक तो आप समझिए कि उनको एक सरकारी उनके ऊपर बिल्ला चिपका रहे, ताकि उनको बॉडीगार्ड भी मिला रहे, एक सरकारी गाड़ी भी मिला रहे, और एक सरकारी बंगला भी मिला रहे, और उनको एक सरकार का और ये सत्ता प्रतिष्ठान का कवर भी उनको प्राप्त रहे। ये सरकार ने इंतजाम कर दिया बनिस्बत उनको जेल भेजने के, तो वो तो जेल नहीं गए। तो आप बताइए कि इसको भ्रष्टाचार को कौन संरक्षण दे रहा है? इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद इतना बड़े पैमाने पर लेन देन है उस मामले में। आप अगर जब और दूसरी बात ये है कि जब ये कहा गया कि जो नीट का जो पेपर लीक हुआ था कि उसमें केंद्र सरकार और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, तो बताइए कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी क्यों हुई है? तब संजीव मुखिया कह रहा है कि हमने पेपर लीक किया, उस ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि हाँ हमने किया, और उसने पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी कि कैसे हमने उस स्थान पर जाकर के जहाँ पेपर छप रहा था वहाँ के कर्मचारियों को मिलाया, उस ट्रक वाले को मिलाया जो वहाँ से गाड़ी लेकर के निकला था, और उस वेयर हाउस को मिलाया जहाँ ट्रक आकर के रुका था, और सारी चीजें बता दी। तब ये, और उसके बाद वहाँ क्या कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, उसमें पेपर लीक तो हुआ ही नहीं था। तो ये जिस तरह का संरक्षण है, इसको आप इस रूप में समझिए कि किस तरह सत्ता प्रतिष्ठान इस तरह की चीजों को करवा रहा है, उसमें शामिल है। तो स्टेट की भूमिका भी एक तरह से साफ
तो क्या नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस है सर, विपक्ष के नेताओं को, कि सिर्फ कास्ट कैलकुलेशन से चुनाव जीत जाएंगे? जब लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल पर इतने बड़े धब्बे हैं, कई सारे धब्बे लगाए जाते हैं, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, वैसे में जब आपको सबूत मिलता है, देखिए एक बार फिर से वीडियो ये देखिए। में अब कानून का नहीं बल्कि मौत और खौफ का राज है। कांग्रेस ने एक दिन जारी ऐसा किया है नहीं ये जाता वीडियो जब प्रदेश में लूट, डकैती, रेप और हत्या जैसी वारदात सामने न आती हो। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अकेले राजधानी पटना में बीते 21 दिन में 35 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 27 मर्डर की है। मई महीने में अभी तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब अपराधियों ने हत्या और मारपीट की घटना को अंजाम न दिया हो। कई दिन तो एक साथ 5-5 हत्या के मामले सामने आए। 3 मई को पटना में हत्या के 3 मामले सामने आए। 9 मई को राजधानी में ही 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 13 मई को पटना में ही हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, अपराध के मामले में पूरे बिहार का यही हाल है। अपराध की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं और अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। साफ है, बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार से बिहार संभाले नहीं संभल रहा है और अपराधी उनकी नाक के नीचे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिहार अब इस जंगल राज से छुटकारा चाहता है, इसलिए आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को सत्ता से हटाकर ही मानेगी। ये इसमें नीतीश कुमार के इकबाल घटने का ही सिर्फ मामला नहीं, मामला है कि पटना बिहार की राजधानी में 1 महीने का बताया कि अभी आधा भी मई, पूरी तरह से मई गुजरा नहीं है, अभी बाकी है कुछ दिन, और आपने देखा कि 12 हत्याएं तो अकेले अकेले राजधानी रोज दहल रही है। लेकिन इस पर पटना की मीडिया भी, और जिसको कहते हैं कि एक माहौल बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि ये इस तरह का जंगल राज बीजेपी और अभी भी सुशासन का टैग लिए और एंटी आरजेडी और एंटी लालू वीडियो जारी कर रही है। हेमंत, इसमें 2 सवाल बनता है, वही एक तो ये कि ये निर्लज्जता के साथ एक बना हुआ समूह है, दूसरा बना नहीं पा रहा है, और दूसरा कि नीतीश जी एकदम से पूरी तरह फेल्ड मुख्यमंत्री की तरह होते चले जा रहे हैं। उनका पटना की राजधानी पर भी यदि बिहार राज्य की राजधानी पर भी यदि कंट्रोल ना हो वहाँ के क्राइम पर, तो राज्य भर की तो स्थिति जानते हैं। ये नीतीश जी का पूरा जो कहते हैं ना कि जो रंग उतरना, वो धीरे धीरे रंग उनका उतरता जा रहा है। अभी आप याद कीजिए कि गुप्तेश्वर पांडे एक डीजीपी हुआ करते थे। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती मामले में उन्होंने जिस तरह से किया था, वो लगता ही नहीं था कि डीजीपी हैं, वो लग रहा था कि किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी और जेडीयू के नेता जिस तरह से कर रहे थे, उससे आगे बढ़ करके वो कुछ बोल रहे थे। अभी एक व्यक्ति, एक यूट्यूबर जिस पर ये आरोप है, जिसकी उसने तमिलनाडु और बिहार में झगड़े लगाने के लिए, बिहारी बनाम तमिल करने के लिए उसने फर्जी वीडियो बनाया। उस समय संयोग से आरजेडी और नीतीश जी का राज था, और उस वीडियो के और उस तमिलनाडु में कुछ जो मजदूरों के साथ जो घटनाएं हुई थी, उस घटना को बिहारियों के खिलाफ हिंसा के रूप में प्रचारित किया और फर्जी वीडियो बना करके डाला। उस व्यक्ति के खिलाफ 12-14 मुकदमे हैं। 2 मुकदमों में तो उसने ये सरकार से मिली भगत करके और नीचे लोअर जुडिशियरी में मिला करके कुछ जुडिशियल अफसरों को उसने एक्विटल भी करवा लिया है। और वह व्यक्ति अभी पीएमसीएच में उसकी पिटाई हुई है। डॉक्टरों ने उसकी जमकर पिटाई की, इसलिए कि वहाँ उस पर आरोप है कि उसने कोई किसी मरीज से की पैरवी करने गया था, उस दौरान एक महिला डॉक्टर से उसकी झड़प हुई, और उसके बाद उनका आरोप है कि उसने छेड़खानी भी की थी। तो ये सारे अब उस व्यक्ति के पक्ष में वह डीजीपी महोदय जो पहले पुलिस वर्दी में थे और पुलिस का चोला उतार करके वो अब बाबा बन गए हैं। दुनिया में वो घूमते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हैं, बिहार भी आते जाते रहते हैं। उसके पक्ष में एक तरह से उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा।
लिखने की जो शैली थी वो तो अलग थी कि मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जो AK-47 और RDX लेकर के PMCH को उड़ाने चला गया था। पांडे ने जो बिल्कुल तो वो व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने ये किया, व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने लिखा और कथित रूप से संत भी हो गए हैं, बाबा भी हो गए हैं, उनका धंधा चल रहा है। आप बताइए कि अगर आप संतई में घुस गए आप तो संतई पर पूरी तरह रहिए। देखिए उनकी संतई क्या है कि इस तरह के लफंगों के लिए वो बचाव में पोस्ट लिखते हैं। और जब आप देखिए कि जब लोकसभा का चुनाव था उस दौरान बैक टू बैक वो अलग अलग राज्यों में जा करके और वो प्रवचन कर रहे थे और घूम घूम करके माहौल बना रहे थे। मैंने पश्चिम बंगाल में देखा कि वो जनता के बीच में खड़े होकर के जिस तरह चुनाव प्रचार कोई करने जाता है उस तरह कर रहे थे। दूसरी ओर आप देख लीजिए कि आप एक पुलिस अफसर है विकास वैभव जी और मनीष कश्यप कई मौकों पर मंच शेयर करते हुए दिखे हैं। अब ऐसे लोगों के, और उसके ऊपर आरोप है कि उसने पटना में जो कश्मीरी गर्म कपड़े बेचने वाले लोग आते हैं वहाँ मेला लगा कर कई सारी चीजें उसका तो है ही, उनकी पिटाई और उन पर हिंसा हुई। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो अभी पुलिस में कार्यरत है, एक व्यक्ति जो अभी रिटायर हो गए हुए हैं, अब ऐसे लोगों का किस तरह के लोगों के को मानसिक और बौद्धिक समर्थन मिलता है। इससे आप चीजों को देख सकते हैं कि आखिरकार जो, और ये एक छोटा मसला नहीं है, इसका ये देख करें ब्रॉडर इसमें दिखाई देगा आपको कि ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा जो है इस तरह की चीजों को संरक्षण और उसमें एक तरह से इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है। तो ऐसी स्थिति में अब बताइए कि जो नीतीश जी का जो इकबाल रहा है कि वो हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ये तीनों चीजें बिहार में बिल्कुल आज की तारीख में धराशायी हो चुकी है। कम्युनलिज्म का पूरा ये नंगा नाच कई मौकों पर यहाँ पर देखा जा चुका है। जब घुस करके इन लोगों ने मस्जिदों में, ईदगाहों में जाकर के भगवा झंडा फहराया, क्या कार्रवाई हुई? यहाँ पर जिस तरह से लफंगाई हुई उसमें क्या कार्रवाई हुई? नीतीश जी ने क्या कर लिया उन लोगों का? कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई की। लेकिन इसी बिहार में अलग अलग जिलों से ये खबर आती है, जो खबरें आती नहीं है, छपती नहीं है, कि जो लोकल जो यूट्यूबर हैं, जो लोकल स्तर पर न्यूज बनाते और दिखाते हैं, कई लोगों पर पुलिस ने मुकदमा किया है, कुछ लोगों को उठाकर जेल भेज दिया है। तो बिहार आज की तारीख में आप जो कांग्रेस ने जो बनाया है पूरा वीडियो, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय पर वो वीडियो लाया गया है, क्योंकि बिहार आज की तारीख में एक पुलिस स्टेट में तब्दील होता जा रहा है। और पुलिस स्टेट में कहाँ तब्दील हुआ है? ये तो भाई पटना में यदि इतने सारे अपराध की घटनाएं राजधानी में घट रहा है। देखिए तेजस्वी यादव नहीं, एक चीज उसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पुलिस स्टेट, मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस स्टेट जब होता है तो उसमें क्राइम नहीं घटता है। लाइट चली गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वो वीडियो हम फिर से एक बार दिखाते हैं। तेजस्वी यादव रोज क्राइम बुलेटिन जारी करते रहे हैं और कांग्रेस ने भी अब ये क्राइम पर वीडियो जारी किया है और तमाम। लेकिन मैं 2 बिंदुओं पे हेमंत जी से समझने की कोशिश करूंगा कि ये मुद्दा गियरअप क्यों नहीं हो रहा है। ये क्या, या गियरअप हो गया है, लोगों के दिमाग में आ गया है कि नीतीश जी के राज में, नीतीश जी का राज भी जंगल राज हो गया, बीजेपी का राज भी जंगल राज है। ये भ्रष्टाचार वाले मामले पे तो हमने टेस्ट किया ही किया कि कैसे केंद्र सरकार की एजेंसियां अफसरों को गिरफ्तार कर रही हैं अपने एनडीए सरकार में, या यहाँ एनडीए की सरकार है, बीजेपी की भी सरकार है, लेकिन मंत्री और चीफ मिनिस्टर पे उंगली नहीं उठ रहा है। तो ये नाकामयाबी विपक्ष की का है या जो मीडिया का साइज है? बिहार में अब कानून का नहीं बल्कि मौत और खौफ का राज है। एक दिन ऐसा नहीं जाता जब प्रदेश में लूट, डकैती, रेप और हत्या जैसी वारदात सामने न आती हो। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अकेले राजधानी पटना में बीते 21 दिन में 35 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से 27 मर्डर की है। मई महीने में अभी तक शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब अपराधियों ने हत्या और मारपीट की घटना को अंजाम न दिया हो। कई दिन तो एक साथ 5-5 हत्या के मामले सामने आए। 3 मई को पटना में हत्या के 3 मामले सामने आए। 9 मई को राजधानी में ही 4 लोगों की हत्या कर दी गई।
13 मई को पटना में ही हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया गया। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं, अपराध के मामले में पूरे बिहार का यही हाल है। अपराध की बढ़ती घटनाओं से लोग दहशत में हैं और अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। साफ है, बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। नीतीश कुमार से बिहार संभाले नहीं संभल रहा है और अपराधी उनकी नाक के नीचे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। बिहार अब इस जंगल राज से छुटकारा चाहता है, इसलिए आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को सत्ता से हटाकर ही मानेगी। तो ये है आज भी तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है और वो परिवार से मिलने भी गए। लगातार वो बिहार का क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं अपने पेज पे, आरजेडी के पेज पर जारी होता है। यदि हेमंत जी आते हैं तो हम लोग उनसे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सिर्फ विपक्ष भी नाकामयाब हो रही है, जो हमने अब उसके भ्रष्टाचार के मामले में समझा कि मुद्दा बनाने में, क्योंकि सुशील मोदी की यदि चर्चा करें तो लालू जी की छवि बनाने में सुशील मोदी की बड़ी भूमिका थी। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, रोज आंकड़ों को सामने लाना, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने जब ये मुद्दा उठाया, खास करके भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो वो एक माहौल नहीं बन पाया, विपक्ष भी कायदे से उसको, और वो फिर कंटिन्यू भी नहीं कर पाए। आज भी तेजस्वी यादव का एक ट्वीट है कि ये है बांका जिला अंतर्गत अमरपुर विधानसभा में अनुसूचित वर्ग से रविदास समाज की 20 वर्षीय लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी गई। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। आज पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर, बाकी उन्होंने अपने मुलाकात वगैरह के बारे में बात की। इसके अलावा वो क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं, लगातार जारी करते हैं, आरजेडी का पेज भी जारी करता है। तो हेमंत जी आप चले गए थे, सवाल वही है, एक तो ये कि क्या सिर्फ विपक्ष फेल हो रहा है, या दूसरा जो पटना का मीडिया समूह है वो सुनियोजित से इसे मुद्दा नहीं बनने दे रहा है। क्योंकि यदि राजधानी में ये राजधानी यदि रांची होता या ऐसी राजधानी होती जहां विपक्ष का शासन होता, तो आपने मीडिया की भूमिका अलग फॉर्म में देखा होता। लालू जी का होता तो हंगामा गदर कट गया होता, नेशनल इशू होता है। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये मीडिया को यहाँ बिहार में अपराध, बिहार में भ्रष्टाचार, बिहार में सांप्रदायिकता, इन चीजों से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब ये है कि बिहार की जो सत्ता है वह बीजेपी के नियंत्रण में रहे। बीजेपी के साथ वो बिल्कुल एक नेचुरल एलाइज के रूप में काम कर रहे हैं, और यह इसलिए है कि मीडिया की जो पूरी संरचना है वो पूरा अप्रकाश और ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों से डोमिनेट करती है। यही वजह है कि उनके यहाँ इन चीजों को जानबूझ करके दबाया जाता है, हेडलाइन मैनेज किया जाता है, अपराध की घटनाओं को भीतर छापना है, नहीं छापना है, कमजोर करके छापना है, फॉलो अप नहीं करना है उसका, और उस पर पूरा इसमें ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम नहीं करना है, बल्कि उसको ऐसे ही लेना है और एक तरह से सरकार का बचाव करना है। ये सिर्फ ये साधारण बात नहीं है। मैं तो इसको कहता हूं कि मीडिया ने एक तरह से सत्ता प्रतिष्ठान के साथ जनता के खिलाफ गठजोड़ कर लिया हुआ, जनता के खिलाफ झूठ और मक्कारी हो रही जनता के साथ, और उनके खिलाफ एक तरह से प्रचार युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें झूठ है, फरेब है, मक्कारी है। तो ऐसे में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इन चीजों को लेकर के कोई माहौल बने? आप बताइए कि बिहार में अब तक की सबसे बड़ी लूट हुई, ये अपने आप में ये बड़ा सवाल था, और इस तरह की बड़ी लूट की वारदातें लगातार हो रही है। और उसमें ये भी देखेंगे उसका कनेक्शन कई उसमें उसके एंगल हैं। पता चलता है कि जो लोग लूटपाट में शामिल होते हैं सब कहीं ना कहीं से सत्ता प्रतिष्ठान से संरक्षित होते हैं। वो जब पकड़े भी जाते हैं तो उस पर कुछ ज्यादा बड़ी खबर बनती नहीं है। उनका इतिहास नहीं खंगाला जाता है, उनका कनेक्शन नहीं देखा जाता है। आप बताइए कि जितने भी
पेपर लीक के मामले हुए, सारे मामले नालंदा से जुड़ते हैं और सारे मामले सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़ते हैं, सारे सरकारी दलों के लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये लोग जो है बिहार को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सांप्रदायिकता से की आग में जाने से रोक देंगे? तो मेरा साफ साफ मानना जी, एक छोटी टिप्पणी इस पर भी कर ही दीजिए कि फिर कम से कम सोशल मीडिया है आपके साथ, यूट्यूब होता है मैं सुशील मोदी को बार बार आज इसलिए याद कर रहा हूं कि सुशील मोदी ने अपनी पूरी राजनीति लालू विरोध की राजनीति की, लालू जी के खिलाफ लगातार, उस पूरे परिवार के खिलाफ, बल्कि पिछली बार नीतीश जी को ग्राउंड उपलब्ध करा दिया था 2017 में कि आप जो तेजस्वी यादव के कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का मामला था, जो सिद्ध भी नहीं हुआ, बाद में फिर नीतीश जी वापस आ गए। लेकिन क्या ये विपक्ष का फेलियर नहीं है कि आप इसको कायदे से रोज बेसिस पे डॉक्यूमेंट के साथ आकर के, भ्रष्टाचार का मामला हो या अपराध का मामला हो, आपने आज तक इसको मुद्दा क्यों नहीं बना? आप क्यों, कहाँ फेल हो रहे? देखिए, इस सवाल का एक बहुत ही रोचक जवाब मैं देना चाहता हूं कि इन चीजों को लेकर के आपने जो विपक्ष है वो समन्वित रूप से या इंडिविजुअल रूप से, यानी कि पार्टी के स्तर पर और महागठबंधन के स्तर पर कोई समन्वित प्रयास किया हो, ये साफ साफ नहीं दिखता है और ये एक फेलियर मैं मानता हूं। दूसरी बात यह है कि जो प्रचार माध्यम आज की तारीख में है, वो उस प्रचार माध्यम पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी तक को जब इग्नोर किया जा सकता है, आप देखिए कि अभी जो पूरा मसला है देश में, उसमें जो जयशंकर की भूमिका को लेकर के जितने बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जिस तरह से जिस तरह की बेवकूफियां सरकार की ओर से की जा रही है, जैसे कि निशिकांत का जो बयान आया, उसने 1971 के एक समझौते का जिक्र किया कि इस समझौते के अनुसार जो जानकारी शेयर किया गया है वो गलत नहीं है। तो एक तो है कि समझौता जो चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर 71 नहीं, 91 का, जी हाँ 91 का, तो बाद में जी तो एक तो है कि वो तो ये शांति काल के लिए एक एग्रीमेंट है, वो शांति काल में लागू होता है वो। और दूसरी बात है कि इसके जरिए एक तरह से निशिकांत ने मान लिया कि जयशंकर ने जानकारी शेयर की जो इस एग्रीमेंट के तहत गलत नहीं है। तो खैर, मैं दूसरी बात कर रहा था कि अगर आपको बिहार में अपना प्रचार तंत्र अगर मजबूत करना था, नैरेटिव अपना सेट करने के लिए, तो एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि बिहार में एक अखबार हुआ करता था ये सीपीआई का। तो सीपीआई का जो अखबार हुआ करता था, वो पूरा संसाधन उपलब्ध है। तो आज महागठबंधन अगर चाहे कि उस अखबार को पुनर्जीवित किया जाए और उसको कम से कम सिर्फ इस एजेंडे पर लगाया जाए कि क्या हो रहा है बिहार में, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जनशक्ति अखबार है, उस अखबार को विपक्ष की आवाज क्यों नहीं बनाया जाए? आप क्यों नहीं इस पर आपने काम किया? तो एक बड़ा काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि शायद अगर इस पर काम इन लोगों ने किया होता तो इनके पास एक वैकल्पिक मीडिया रहता, क्योंकि देखिए जनशक्ति का जो नाम है वो बहुत पुराना नाम है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इन चीजों पर पता नहीं इन लोगों का ध्यान कभी जाता है कि नहीं जाता है कि इन चीजों पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि जब इन चीजों पर काम हुआ तो आपको एक अपने लोगों के बीच में हकीकत लेकर के जाने का एक माध्यम मिलेगा। जी जी, तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन चलिए इसके बावजूद स्वागत है कि भाई कुछ तो विपक्ष कर रहा है, ट्वीट कर रहे हैं। ये सही है कि कांग्रेस ने बहुत ही समय पर ये किया है और ये इसको आगे ले जाना चाहिए। इस तरह से इसको मुझे लगता है कि अलग अलग सेगमेंट में बांट करके और इस पर वीडियो बनाना चाहिए। हाँ, और आगे आने वाले दिनों में देखना यह है कि जो जंगल राज नैरेटिव है वो किसका, वो यदि दोनों टकरा पाते हैं एक दूसरे से, तो जनता किस जंगल राज को, क्योंकि अभी जो घट रहा है उसको कैरी करना ज्यादा आसान है। जनता को यदि समझा दिया जाए या दिखा दिया जाए, जो नहीं देख पाता है लोग, औरंगाबाद का या सुपौल का या नालंदा के राजगीर के किसी गांव का शायद ही अखबार इतने बड़े पैमाने पे कवरेज करके या लोगों को दिखा पाता होगा कि पटना में, बिहार की राजधानी में नीतीश जी के नाक के नीचे ऐसी घटनाएं घट रही। तो यदि वर्तमान का यथार्थ दिखा दिया जाए तो शायद मुझे लगता है वो ज्यादा रिसीव होगा। तो नजर हम लोग सब बनाए रखेंगे, फिर मिलते हैं
अगले प्रोग्राम में कल 11 बजे नहीं, सोमवार को फिर मिलेंगे 11 बजे और शाम को रात। आज तो मिलना ही मिलना है 9 बजे रिवर्स टॉक। नमस्कार। नमस्ते।